सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम 10th की इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे लेसन 1 विकास, उसका भाग 1। बहुत ही अच्छे हमने पिक्चर्स इसमें यूज़ किए हैं ताकि बच्चों का जो ध्यान है वो पूरा अंत तक, जब तक वीडियो समाप्त नहीं होता, उसमें बना रहे। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं कि विकास का अर्थ क्या है, विभिन्न लोगों के लिए विकास के क्या मायने हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, विकास के लक्ष्य क्या हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसके अलावा जो आर्थिक विकास है वो क्या है, विकास को मापने का पैमाना विश्व बैंक का और यूएनडीपी का क्या है, उस सब के ऊपर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और मुझे फिर से कह रही हूँ, पूरी उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको जितने कॉन्सेप्ट आज हम चलेंगे वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, विकास। स्वागत है आपका 10th इकोनॉमिक्स लेसन 1 डेवलपमेंट में पार्ट 1। तो देखिए, जो आज का लेसन है वो है विकास। विकास कोई एकदम से होने वाला कार्य नहीं है। धीरे 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 जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं वैसे ही विकास होने के लिए हमें समय चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये लेसन हमें दिया गया है, वो लेसन देने का उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है लोगों की विकास के बारे में क्या धारणा है वो आपको समझाना। दूसरा उद्देश्य क्या है, देश और राज्यों की तुलना विकास सूचकांक के आधार पर कैसे करते हैं उसकी समझ विकसित करना। तीसरा जो उद्देश्य है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है देश में वो आपको बताना। और विकास के लक्ष्य समझाना कि विकास क्या है, इसके क्या लक्ष्य हैं, ये सारी समझ आपको देना इस पाठ का उद्देश्य है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं विकास का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये फ्लाईओवर की तस्वीर है, ये फैक्ट्रीज़ की तस्वीर है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हमारे भारत में हैं। ये बांध की तस्वीर है। ये सब ये नर्मदा नदी पर बांध बनने के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन की तस्वीर है। तो अभी आपने जो फ्लाईओवर की तस्वीरें देखी, जो आपने बांध फैक्ट्रियों की तस्वीरें देखी, वो सब किस ओर इशारा करती हैं, विकास की ओर। तो देखिए, विकास का क्या अर्थ है। विकास का अभिप्राय अवनति की ओर बढ़ रहे समाज से भविष्य में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे सामाजिक परिवर्तनों से है। मतलब ऐसे परिवर्तनों से है जो आपके देश को, जो कि पिछड़ा हुआ से विकसित देश की श्रेणी में ले जा रहे हैं। यह परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, मस्तिष्क संबंधी परिवर्तन की क्रियाओं द्वारा ही संभव हो सकते हैं। जब तक आपके अंदर देश में चेतना नहीं होगी, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, दिमागी तौर पर हो, तब तक विकास नहीं हो सकता। आइए अब देखिए विकास के उद्देश्य क्या हैं, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। किसी के लिए कोई बात विकास का अर्थ है तो किसी के लिए कोई। तो देखिए, अभी हमने देखा था कि डैम बना, डैम का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। तो वो क्या है, देखिए, डैम बनने से जहाँ कुछ लोगों को फ़ायदा होगा कि सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, नौका चलाने वाले काम से पर्यटक आएंगे वहाँ पर, मछलियाँ पालन, बिजली उत्पादन, ये सब उनके कुछ लोगों के लिए विकास है और कुछ के लिए नहीं है। क्यों?
क्योंकि जिस जगह पर डैम बन रहा है वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ विकास है और कुछ के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। जिनकी जगह वहाँ से ले ली गई फैक्ट्री के लिए या जो मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको तो सिर्फ रोज़गार मिल रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री लगा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो विकास के लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं वह दूसरे के लिए भी विकास हो, वह उसके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि आप भोपाल गैस कांड को देखिए। जब भोपाल में फैक्ट्री लगाई गई तो ये सोचकर लगाई गई कि इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? वो जहरीली गैस रिसी और काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो विकास का लक्ष्य सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे के लिए ना हो। चलिए अब देखते हैं भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न सोच। अभी जैसा कि आपको बताया, देखिए कुछ लोगों के लिए पैसा होना सब कुछ है। पैसा होगा तो वो जीवन में कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए दोस्ती सब कुछ है। तो दोस्ती ऐसी चीज़ है जिससे आप माप नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग लोगों के लिए सोच अलग अलग है। किसी के लिए पैसा होना अच्छा है तो किसी के लिए अच्छे दोस्त होना अच्छा है। चलिए आइए अब इस पर विचार करते हैं। आपको आपके लेसन में एक ये टेबल दी गई है। इसमें कुछ कॉलम्स आपको भर के दिए गए, कुछ आपको भरने। इसमें बताया गया कि ये व्यक्ति इनके लिए विकास का ये मायना है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भूमिहीन मजदूर है उसके लिए विकास के लक्ष्य देखिए क्या दिए गए हैं। काम अधिक दिनों तक मिले, बेहतर मजदूरी मिले उसे, उसके बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और वो भी गांव में नेता बनने का अवसर उन्हें भी मिले। अब दूसरा उदाहरण जो दिया हुआ पंजाब के समृद्ध किसान का दिया हुआ है। किसान क्या सोचता है, उसका लक्ष्य क्या है? देखिए कि उससे उसकी उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले, उसे मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। उसे तो मुनाफा चाहिए लेकिन मजदूरी वो कम दे, उसकी परिवार की आय बहुत अधिक हो, उसके बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जा सकें। अब आपको ये जो 4 कॉलम खाली दिए उनमें भरना है। किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर होता है उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? देखिए 1-2 मैं आपको डिस्कस करूँगी, बाकी आपको भरना है। वो ये सोचेगा कि अच्छी वर्षा हो ताकि उसकी फसल अच्छी मिले, उसे पूरे साल जो मेहनत की उसका फल मिल सके, उसके परिवार में समृद्धि आए। आगे हम देख लेते हैं शहरी बेरोज़गारी। वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगें ताकि उसे भी काम मिल सके और अच्छी तनख्वाह मिल सके। बाकी जो कॉलम हैं वो आपको खुद सोचना है और बताना है। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। अगला है हमारा आर्थिक विकास। देखिए आर्थिक विकास क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास है। मान लीजिए हम कहते हैं कि देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1 लाख रुपए है और वो लंबे समय तक उसमें अधिक बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे इस साल 1 लाख है, अगले साल 1,20,000, फिर 40, 1,60 इस तरह से हो रही है। तो इस तरह को जो वृद्धि हो रही है वो दीर्घकालीन तक वृद्धि हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। देखिए इसे मापने का पैमाना क्या हो सकता है? अगली स्लाइड देखते हैं कि आर्थिक विकास को मापने का पैमाना क्या हो सकता है। इसे हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय द्वारा मापा जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए
पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। देश के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक देश के अंदर कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सेवाओं का मूल्य, सेवाएं क्या होती हैं, जो आपकी बीमा, बैंक, डाकखाना, स्कूल, परिवहन के साधन हैं, वो आपकी सारी सेवाएं हैं। तो उनसे जो आय हुई और जो विदेशों में रह रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ लगी हैं, उनसे जो आय हुई, उन सब के जोड़ को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। अगला देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर औसत आय निकलती है, इसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। देखिए कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए हम कहते हैं कि एक देश की कुल आय 5 करोड़ है और देश की जनसंख्या हम 100 ले रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल गई, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष। इसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। तो देखिए अभी हमने जो बात की थी कि हम आर्थिक विकास को कैसे नापते हैं, तो उसे नापने का पैमाना क्या है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। अब हम देख लेते हैं विश्व बैंक के अनुसार विकास को कैसे मापा जाता है। विश्व बैंक और यूएनडीपी के अनुसार देखिए विश्व बैंक सबसे पहले क्या कहता है, उसकी 2006 की रिपोर्ट के अनुसार 2004 में जिन देश में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 या इससे अधिक थी, वो देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, और जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, वह विकासशील या निम्न आय वाले देशों में आते हैं। तो हमारा जो भारत है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि भारत में कितनी प्रति व्यक्ति आय है। अगला देखते हैं यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। देखिए अलग अलग पैमाने हैं विकास को नापने के। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय देखता है, यूएनडीपी जो है वो लोगों की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी प्रति व्यक्ति आय, वो देखने के आधार पर ही निर्धारित करता है कि कौन सा देश अधिक समृद्ध या विकसित है। तो चलिए हमने ये देख लिया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, और आर्थिक विकास को मापने का पैमाना क्या होता है। अब हम देखेंगे कि दो देशों की आय की तुलना कैसे की जाती है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी हाइट, वेट, हॉबीज़, इंटरेस्ट, हेल्थ और लर्निंग हैबिट अलग अलग हैं, लेकिन हम क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं उनको जांचने का, एग्ज़ाम्स, पेपर के द्वारा हम जांचते हैं कि कौन सा बच्चा स्कूल में सबसे अच्छा है एग्ज़ाम्स मतलब लर्निंग प्रोसेस में। तो ऐसे ही जब हम देशों की तुलना करते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो आइए देखते हैं उस क्राइटेरिया को। देखिए अभी हमने देखा था कि कितनी आय वाले देश को विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। तो देखिए 2017 के अनुसार विश्व बैंक के कि अगर आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो समृद्ध देश, अगर 995 प्रति वर्ष है डॉलर तो वो निम्न आय वाला देश है। जो हमारा भारत है वो मध्यम आय वाला है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय है $1820। तो इसलिए हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में
आता है। तो चलिए अब ज़रा इस पर विचार कीजिए, थिंक ओवर इट। ये आपको दो देशों की आय के आंकड़े दिए गए हैं। देखिए 2012 में नागरिकों की मासिक आय देश का और देश का, देखिए एक देश का में है आय 90,500, 10,500, 9800, 10,000, 10,200। एवरेज क्या हो गया इनका 10,000। देश खा में नागरिक 1 की 500, 2 की 500, 3 की 500, 4 की 500 और 5 की 48,000। औसत इनका भी 10,000 हो गया। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा देश के नागरिक ज़्यादा अच्छे हैं। जाहिर है कि देश का, क्योंकि इसमें लगभग सभी लोगों की आय समान है। और देश खा में क्या है, नागरिकों की आय असमान है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस देश में रहना पसंद करोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा, देश का, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी एक जैसी आय वाले लोग हैं। चलिए अब हम एक और तालिका ले रहे हैं जिसमें कि राज्यों में तुलना की गई है। देखिए ये राज्य हैं आपके पास, हरियाणा, केरल और बिहार। सबसे पहले हम उनकी साक्षरता दर देख लेते हैं। देखिए केरल में जो साक्षरता दर है वो 94% है, हरियाणा में 82% और बिहार में 62%। साक्षरता दर क्या होती है ये आपको दिया हो गया। 7 और अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। तो देखिए सबसे अच्छा लिटरेसी रेट किसका है, केरल का, क्योंकि वहाँ पर कितनी है 94%। अब हम शिशु मृत्यु दर देखते हैं। शिशु मृत्यु दर केरल में देखिए 10 है। मतलब अगर एक साल में हम ये कहते हैं 1000 बच्चे पैदा हुए तो जो उनमें से मर गए उनकी संख्या, तो केरल में देखिए 10 है, सबसे बढ़िया अनुपात है। और हरियाणा में 33 है, मतलब 1000 बच्चों पर 33 बच्चे मर जाते हैं। बिहार में 38 है। तो देखिए केरल शिशु मृत्यु दर में भी तीनों राज्यों में सबसे अच्छा है, साक्षरता दर के अकॉर्डिंग भी। अगला है निवल उपस्थिति, मतलब उन बच्चों की संख्या जो स्कूल आते हैं। देखिए केरल में 83% बच्चे हैं 14 और 15 वर्ष तक की आयु वाले जो कि स्कूलों में आते हैं। हरियाणा में 61% और बिहार में 43%। तो इस तरह के आंकड़ों से राज्यों की तुलना की जाती है कि कौन सा राज्य बेहतर है और क्यों, क्योंकि यूएनडीपी का भी विकास मापने का पैमाना यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। तो देखिए उस हिसाब से इन तीनों राज्यों में से केरल सबसे बेहतर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।